हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम फिर से एक साथ हैं और क्लास 9 वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में करना क्या होता है ये समझे आप। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक बेसिकली है क्या? तो देखो, आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्लास 8th 7th 6th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है ये एक बहुत ही छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है। समझने की कोशिश ये रहे कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डेटा से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अच्छा, डेटा क्या होता है? अरे तो आप सब लोग है ना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, तो उसमें आपका डेटा लीक हो रहा है, ऐसा कुछ आपने कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, डेटा लीक कैसे होता है और डेटा होता क्या है पहली चीज़ तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं इस चैप्टर को ना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा जो होता है ना उसका आई कैन से कलेक्शन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत आएगी? स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेटा क्या होता है ना, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो डेटा होता क्या है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन है ना। डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा तो उसे हम डेटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डेटा बोल देंगे, राइट। तो सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं? डेटा ही बोलते हैं। और मैथ्स में हमें डेटा कौन सा वाला करना है ना डिस्कस? जो न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, बस उसी की बात करनी है। कौन से डेटा की बात करनी है? न्यूमेरिकल डेटा की बात करनी है। सर एक एग्जांपल हो जाए ना, तो एग्जांपल के तौर पे आप ये समझें कि जैसे मान लो ऋषि सर ने, यानी मैंने आपका एक टेस्ट लिया। मैंने आपका क्या लिया? एक टेस्ट लिया। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का टेस्ट लिया। ठीक है, और टेस्ट जो था ना उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 10 है ना, 10 में से मार्क्स मिलेंगे ना। तो अब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, आपने टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म किया, लिखा बढ़िया, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर मैंने कॉपीज चेक की। चेक करने के बाद पता चला किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 1 आ रहे हैं, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8, फिर 9 9 9 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये 0 और 1 क्यों दिया आपने स्टार्टिंग में? तो बेटा हर तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको ही पूरा एज इट इज़ है ना। चलिए, तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ये एक एग्जाम्पल है ना, इसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, है ना, अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ना करें। तो ये अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये मार्क्स है ना जो हमने ऑब्टेन किए हैं, ये क्या है? ये है डेटा। क्या है ये? डेटा है ये, है ना। ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन है कि आपकी क्लास का पर्टिकुलरली जब टेस्ट लिया गया तो उस टेस्ट में आप लोगों ने किसका परफॉर्म किया, राइट। तो ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया। क्या हो गया? डेटा। डेटा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डेटा ना। और मैथ्स में कौन से डेटा की बात करेंगे? न्यूमेरिकल डेटा की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा ना, डेटा कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली डेटा होता है 2 टाइप का, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, है ना। सर क्या थ्योरी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में? नहीं नहीं, थ्योरी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ठीक है, बेसिकली थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बट फिर भी हमें टर्म्स पता होने चाहिए। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में हमें पता ही नहीं है हीरो कौन है, हीरोइन कौन है ना, ये सारे है ना कैरेक्टर्स अगर इस्टेब्लिश्ड नहीं होंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी। तो बेसिकली प्राइमरी डेटा क्या होता है आप ये समझें। प्राइमरी डेटा इज बेसिकली द डेटा collected by the investigator himself with a definite plan in mind are known as primary data, है ना। एक माइंड में एक प्लान लेकर के अगर किसी इन्वेस्टिगेटर ने कोई डेटा कलेक्ट किया है तो वो डेटा जो होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। पर क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्राइमरी डेटा? और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहली चीज प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया हो ना, मतलब सोर्स। बेसिकली डेटा का क्या है? सोर्स जो है बेसिकली उसकी बात हो रही है। जैसे मैंने आपकी क्लास में टेस्ट लिया, 20 बच्चों के जो मार्क्स आए, वो पूरा जो डेटा था वो डेटा मैंने खुद ने क्रिएट किया है, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं लेता तो डेटा ही नहीं आता, राइट। तो मैं हूं जिसने वो डेटा क्या किया है ना,
पूरा अरेंज किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने वो जो डेटा कलेक्ट किया है उसको बोला जाएगा प्राइमरी डेटा। यानी आप सबके जो मार्क्स थे उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी डेटा बोला जाएगा। अब अगर मान लो आपके जो मार्क्स आए उन सारे मार्क्स को मैंने उठा करके एक पेज पे लिखा और उसे नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया। कहाँ पे चिपका दिया, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, या मैगजीन में छपवा दिया, या फिर पेपर में निकलवा दिया उस रिजल्ट को कि देखो आपके लड़के के 0 मार्क्स आए हैं ना। तो क्या होगा, अगर आपने वो रिजल्ट पेपर या न्यूज़पेपर या मैगजीन से उठा करके देखा है तो वो डेटा जो आपको मिला दैट इज सेकेंडरी डेटा, है ना, क्योंकि वो मेरे से निकल करके आगे आपके पास एक किसी दूसरे मीडियम के थ्रू पहुंचा है, राइट। आपको डायरेक्टली वो डेटा इन्वेस्टिगेटर से नहीं मिल रहा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर अगर खुद कलेक्ट कर रहा है तो प्राइमरी डेटा, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर अगर उसे पब्लिश करवा दे रहा है कहीं पे, वहां से आपको डेटा कलेक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। यानी जितनी भी आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो ना, ये सब क्या है, सेकेंडरी डेटा है। क्या है, सेकेंडरी डेटा है, राइट। तो डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर आर नॉन एज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर के अलावा अगर किसी को कोई डेटा कलेक्ट होता है तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। होप सो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। किसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, रॉ डेटा, या फिर मैं बात करूं तो अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। रॉ डेटा क्या होता है या फिर अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है ना, ये समझें आप। देखो बेसिकली डेटा के बारे में बता देता हूँ। एक तो अनग्रुप्ड डेटा होता है और एक ग्रुप्ड डेटा होता है। क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है ये समझें आप, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, कुछ रुपए रखे हुए हैं ना, पैसे के तो जमाने चले गए, रुपए रखे हुए हैं आपके पॉकेट में, और वो रुपए जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान देखा है आपने जो कॉइन्स को बड़े प्यार से जेब में अरेंज करके रखता हो ना, पहले 10-10 के, 20-20 के सिक्के, फिर 10-10 के सिक्के, फिर उसके बाद 5-5 के सिक्के, फिर उसके बाद में 2-2 के सिक्के, फिर 1-1 का, है ना। ऐसे कोई अरेंज करके रखता है, नहीं रखता। क्यों, क्योंकि उनको बेसिकली है ना, कॉइन्स को हम चिल्लर बोलते हैं ना। चिल्लर है, क्या है, कितने की चिल्लर रखी, 40 की चिल्लर रखी जेब में, है ना। तो बेसिकली ये जो चिल्लर होती है ना, बिल्कुल जो अरेंज्ड नहीं है ना, जैसे सोर्स से जैसे कलेक्ट हुआ वैसे की वैसे, है ना। अगर कोई डेटा रखा हुआ है तो उसको रॉ डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे, जिसको अरेंज नहीं किया गया है। तो द डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा, और मैं क्या बोलूँगा, उसे अनग्रुप्ड डेटा भी बोल सकता हूँ। क्लियर। बट अब अगर मान लो मैं कहता हूँ ग्रुप डेटा क्या होता है, तो वी में कंडेंस डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। हम डेटा को क्लासेस या फिर ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपका जो 10 नंबर का टेस्ट लिया था, उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0 से 2 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट के आए, 0 से 2 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट के आए, तो आप बोलेंगे सर 3 बच्चों के, है ना, 0 से लेके 2 मार्क्स तक आए, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ 2 से 4 तक कितने बच्चों के आए, तो आप बोलेंगे सर 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। 4 to 6 मार्क्स, है ना, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 से 6 के बीच में, है ना, तो वो कितने बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे 7, है ना। 6 to 8 कितने बच्चों के आए, तो आप बोलेंगे सर ये 3 स्टूडेंट्स हैं। और 8 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो आप बोलेंगे सर ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से अगर डेटा को अरेंज किया है तो ये टाइप ऑफ डेटा जो होगा इसको बोला जाएगा ग्रुप्ड डेटा। क्या बोला जाएगा, ग्रुप्ड डेटा बोला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरे क्या होता है। एरे क्या होता है ये समझें। बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। रॉ डेटा अगर अवेलेबल है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लिख दोगे, तो वो डेटा बनेगा रॉ एरे। क्या बनेगा, एरे बनेगा। क्लियर। रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो रहेगा तो वो रॉ डेटा ही, लेकिन वो बन जाएगा एक बेसिकली एरे। क्या बन जाएगा, एरे। एरे क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है। क्लियर। आगे की बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ना, तो पुटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन द कंडेंस्ड फॉर्म, राइट, इज नॉन एज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सॉरी। तो अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम डेटा को, रॉ डेटा को टेबल्स की फॉर्मेट में, है ना, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड जो भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे आप या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, उसके फॉर्मेट में अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ना। यानी अगर मान लो आपके जो कपड़े होते हैं घर में वो एज इट इज़, है ना, जैसे धोए गए और फिर वो एज इट इज़ रख दिए जाए ना, बिल्कुल आप वैसे तो नहीं रखते होगे 100% को आयरन करके, है ना, बिल्कुल फोल्ड करके, है ना,
3-4 है ना राउंड में बिल्कुल अरेंज करके रखते होगे, राइट। तो वो बेसिकली क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, एक अरेंजमेंट, है ना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्लोथ की क्वालिटी बढ़िया रहती है, और जिस जगह आप रख के रखोगे उनको, वो देखने में अच्छा लगेगा। सेम थिंग हैपन्स विद द डेटा, राइट। डेटा को आप क्या करोगे, एज इट इज़ रॉ डेटा की फॉर्मेट में रखोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, राइट। आप उसे अगर रिप्रेजेंट कर दोगे किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, तो वो एक गुड लुकिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसको बेसिकली बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, एक ऑब्जर्वेशन कितने बार अपीयर हो रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है। अगर मान लो किसी रॉ डेटा में 4 जो है ना वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आ गया, मान लो किसी एक रॉ डेटा में ऑब्जर्वेशन 4 जो है वो कितने टाइम्स आया, 4 बार आया, ठीक है। तो 4 इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर रॉ डेटा में एक ऑब्जर्वेशन 2 है, वो 7 टाइम्स आया, कितने टाइम्स अपीयर हुआ, 7 टाइम्स अपीयर हुआ, तो 7 क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर, होप सो कैरेक्टर एस्टेब्लिश हमने कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप डेटा ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं आप ये समझे ना। जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि मेरे पास कुछ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, उनमें सबके ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो मुझे पता है ना, ए बी, ठीक है, ए अगेन बी, फिर ए बी, फिर ओ, फिर ए, फिर बी, ठीक है जी। कितने हुए, 4 4 8 9, एंड देन बी, देन ए बी, देन ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ओ बी ए। क्लियर, ये मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप्स मुझे पता है, राइट। और मुझे क्या करना है, ये मेरे पास रॉ डेटा है। क्या है, रॉ डेटा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसे अरेंज करना है। कौन से फॉर्मेट में अरेंज करना है, मुझे इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करना है। तो क्या होगा, सबसे पहला जो माइंड में आएगा कि ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा जाए। क्लियर, ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा जाए, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे नोट करेंगे हम, ठीक है जी। ब्लड ग्रुप यहाँ पे नोट किया, सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए बी लिखेंगे, और सबसे लास्ट में लिख देंगे ओ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा टेली मार्क्स। क्या लिखा जाएगा, टेली मार्क्स, ठीक है जी। टेली मार्क्स में क्या कंसेप्ट होता है, आप सब लोगों को हल्का बहुत आइडिया तो होगा, और बचा हुआ आइडिया मैं दे दूंगा। तो आप ये समझें कि ए कितने टाइम्स आ रहा है ना, काउंट कर लेते हैं ए कितने टाइम्स अपीयर हुआ, 1 2 3 4, ठीक है जी, और 5 6, राइट। तो यहाँ पे 6 टाइम्स ए अपीयर हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6, और टेली मार्क्स में 6 को लिखने का मेथड होता है 1 2 3 4। 4 तक तो एज इट इज हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। उसके बाद में 5 पे हम क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं, ये 5 हो गया। क्लियर, और उसके बाद में 6। क्लियर, ये बात तो आपको समझ में आती होगी। तो टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अब मैं बात करता हूँ बी कितने टाइम्स अपीयर हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, बी भी 6 टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब बात करेंगे हम ए बी ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 एंड 3। क्लियर, 3 टाइम्स ए बी अपीयर हुआ है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ कितने बच्चों का है, तो फिर सबसे पहले ओ यहाँ पे है, फिर ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है। कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया 5। काउंट कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हुए टोटल, फ्रीक्वेंसी इसको काउंट करेंगे, 6 + 6 12 एंड 3 15 और 5 20, ठीक है। तो बेसिकली उन 20 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप जो हमें ऐसे अवेलेबल था रॉ डेटा की फॉर्म में, हमने उसको क्या बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये मेथड जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाला मेथड फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा ना, इस मेथड को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ना। अच्छा, क्या ये इसी मेथड से कर सकते हैं, और भी कोई तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी पहले समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, है ना। 20 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रंस हैं, है ना, ये हमें
ये इस डेटा के फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, मेक एन एरे ऑफ द अबाउट डेटा एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ हमें इसका एरे बनाना है। क्या बनाना है, एरे। एरे मतलब क्या होता है, बेसिकली असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ कौन सा ऑर्डर बनाओगे, असेंडिंग बना ले, बिल्कुल असेंडिंग सही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 1, राइट। 1 से छोटा यहाँ पे कोई नहीं है, तो सबसे पहले 1, यहाँ पे 1 है, और उसके बाद यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। कितने टाइम्स 1 हुआ, 5 टाइम्स। 1 1 1 1 1, क्लियर, 5 टाइम्स 1 हो गया। उसके बाद में 2 कहाँ पे है, 1 2 3, ठीक है जी, 4 5 6 टाइम्स 2 है ना, तो 2 2 2 अगेन 2 अगेन 2 एंड देन 2, ठीक है। 6 टाइम्स 2 हो गया हमारे पास। देन उसके बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 टाइम्स एंड अगेन 3, 4 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे 3 3 3 3 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4 कितने टाइम्स आएगा, 4 आएगा 1 2, ठीक है जी। उसके बाद 3 और कहीं पे 4 है ना, क्या लगता है, मुझे तो नहीं दिख रहा ना। तो 4 आया यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 1 2 3 टाइम्स 4 आ गया, क्लियर, ओके। उसके बाद में बचा 5 है ना, तो 5 जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो वो 5 है ना, तो ये 5 है 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, ठीक है। तो 5 हो गया 2 टाइम्स, क्लियर। अब उसके बाद में ये तो हो गया इसका बेसिकली एरे। क्या हो गया, एरे। एरे बनाने के बाद में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है जी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया मैंने, कितना है, कुछ फैमिलीज में 1 है, कुछ में 2 है, कुछ में 3 है, कुछ में 4 है, कुछ में 5 है, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा टेली मार्क्स, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, राइट, ओके, ठीक है। तो 1 कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे नोट कर देंगे हम 5। टेली मार्क्स 5 बनाने का तरीका 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस, देन एक कैसी लाइन हो जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी 5, देन 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 1 6, फ्रीक्वेंसी 6, क्लियर। उसके बाद में 3 कितने टाइम्स है, 3 है 4 टाइम्स, राइट, तो 1 2 3 4, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। फिर 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड देन 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर। तो बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे, टोटल करेंगे, कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 20 फैमिलीज बोला था उसने, तो इन सबका सम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 5 + 6 11 एंड 4 15, 3 18, 18 एंड 2 20, क्लियर। तो बेसिकली टोटल आ गया 20। मतलब हमने जो रॉ डेटा से ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही है। चलें आगे बढ़े, है ना, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझें। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन ऑफ क्लास 11th, नहीं क्लास 9th, सॉरी, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, ठीक है। प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द सेम क्लास साइज स्टार्टिंग विद 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। देखो क्लास अगर हम बनाते हैं, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें ग्रुप्स बने हुए हों, जिसमें क्या बने हुए हों, ग्रुप्स बने हुए हों, या फिर मैं बोलूँ तो क्लास इंटरवल्स अगर बने हुए हों, तो बेसिकली क्लास इंटरवल 2 टाइप के बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। क्लास इंटरवल 2 टाइप के बनाए जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप्स हो सकते हैं क्लास इंटरवल्स के, ठीक है। क्लास इंटरवल्स के 2 टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक तो मैं बना सकता हूँ 0 to 5, फिर 5 to 10, ठीक है जी, फिर 10 to 15 एंड सो ऑन बना सकता हूँ, क्लियर। एक तो ये हमारा मेथड हो सकता है क्लास इंटरवल बनाने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम इसको बनाएं 0 to 4, फिर 5 to 9, ठीक है जी, फिर 9 to 14 एंड सो ऑन बनाएं, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या खास बात है वो समझें आप ना। यहाँ पे 10 है, सॉरी, है ना। तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ऐसा बनाए तो क्या होगा और ऐसा बनाए तो क्या होगा। देखो बेटा, ये जो होता है ये होता है इंक्लूसिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है जी, इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, इंक्लूसिव फॉर्म में जो स्टार्टिंग वाला यानी लोअर लिमिट और
अपर लिमिट, ये जो दोनों लिमिट्स होती हैं दोनों इंक्लूडेड होती हैं, दोनों क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 0 और 4 दोनों यहाँ पे ही इंक्लूड हो गया, तो नीचे 4 को यूज़ लेना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या यूज़ लेना पड़ेगा, हमें 5 यूज़ लेना होगा। क्लियर? अच्छा, तो इंक्लूसिव फॉर्म इसे बोलते हैं। क्लियर? और एक्सक्लूसिव फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म होती है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन, राइट। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती है, यानी 5 जो होगा वो 0 to 5 में इंक्लूडेड नहीं होगा। वो कहाँ इंक्लूडेड होगा, वो कहाँ, उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे हम, 5 to 10 वाली रेंज में 5 को इंक्लूड करेंगे, फिर उसमें 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। फिर 10 to 15 वाली रेंज में हम 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो यही सेम प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म, राइट। होप सो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का हल्का सा बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, बस इस हल्के से बेसिक आइडिया की ही नीड होगी, हमें ज़्यादा नीड नहीं होगी। अब देख लेते हैं डेटा में सबसे हाईएस्ट क्या है हमारे पास। सबसे हाईएस्ट हमारे पास 23 के बाद में 25 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो 10 to 15, 15 to 20 कर देंगे और 20 to 25 कर देंगे। क्लियर? 5 क्लासेस मैंने बना ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 0 से 5 में कौन कौन आएगा ना। 0 से 5 में जो भी आएगा उसके लिए हम कलर चूज़ कर लेते हैं, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर देंगे। क्लियर? तो 0 to 5 में 5 तो इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्लूड होगा 2, क्लियर। उसके बाद में एक और 2, ठीक है जी। उसके बाद 0, 3, ये दोनों इंक्लूड होंगे। उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, ठीक है। उसके बाद बस, ठीक है, इतना ही। तो ग्रीन कलर से कितने लोग आए वो काउंट कर लिए जाएं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टैली मार्क्स से हम लिख लेते हैं, टैली मार्क्स लिख लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहली चीज टैली मार्क्स में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी होगी 0 to 5 की 6। अब बात कर लेते हैं 5 to 10 के बीच में ना। तो 5 to 10 के बीच में जो भी आएगा उसको पिंक कलर से मार्क करेंगे। तो ये 5, ठीक है, टू 10 के बीच में है, ये भी 5 to 10 के बीच में, ये भी 5 to 10 के बीच में, ये भी ओके, ये भी ओके, ठीक है। उसके बाद में 5 भी इंक्लूड करेंगे, 7 भी इंक्लूड करेंगे, अगेन 7 भी इंक्लूड करेंगे, देन अगेन 5 भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं पिंक कलर सर्कल कितने हैं। 1 2 3 4 5, नो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 9 एंड 10 है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर देंगे फ्रिक्वेंसी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? एंड यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ तक की कहानी समझ में आई गई होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर ये तो डिलीटेड है ना। बिल्कुल डिलीटेड है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ स्कूल्स में, है ना, इसको डिलीटेड की तरह ट्रीट ना करके, ठीक है, पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है जी। 10 to 15 के बीच में कौन कौन आएगा। 10 to 15 के बीच में एक तो ये 12, ठीक है, 10 to 15, फिर अगेन 12, ठीक है जी। 10 to 15 10 भी इंक्लूड होगा, 10 to 15 12 इंक्लूड होगा, 10 to 15 13 इंक्लूड होगा, 10 to 15 10 इंक्लूडेड, 10 to 15 15 इंक्लूडेड नहीं होगा, 13 इंक्लूडेड, 13 इंक्लूडेड, है ना। अब देख लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 8। नाउ 15 से 20 तक कितने होंगे देख लेते हैं। 15 से 20 के बीच में जो भी होंगे उनको हम कलर करेंगे ये वाला, ठीक है जी। तो 15 से 20 के बीच में 16 आएगा, ठीक है जी, 1 एंड 18 आएगा, 16 आएगा, 3 हो गए, एंड 16 आएगा, 4 5, ठीक है जी, 6 7 देन 8, ठीक है, 8 आर देयर, राइट। तो फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 8 मार्क कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 15 से 20 के बीच में हैं, ठीक है। अब 20 to 25 के बीच में बात कर लेते हैं। तो 20 से 25 के बीच में जो बच गए वो सारे होंगे। देख लेते हैं कितने लोग बचे हैं, 1, ठीक है जी, एंड उसके बाद 2
3 4, ठीक है जी, 5 6 7 8, 8 बच गए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। क्या हम इनका टोटल कर लें? बिल्कुल कर लें। टोटल 40 आना चाहिए, चेक करते हैं। 8 + 8 + 8 24 एंड 10 34 एंड 6 40, तो बेसिकली कितना हो गया? टोटल 40 आ गया, मतलब हमने सही किया है, ठीक है जी। तो ये तो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब क्या? सबसे पहली चीज, हम डेटा को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। बार ग्राफ बन सकता है, हिस्टोग्राम बन सकता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन सकता है। किसमें? क्लास 9th में जो हमारा सिलेबस है उसमें 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बार ग्राफ कैसे बनेगा ना। बार ग्राफ कैसे बनता था? कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा है, उसके रेक्टेंगल बनाते जाते थे हम, है ना, तो उसको बोलते थे हम बार ग्राफ। हिस्टोग्राम में भी बनते तो रेक्टेंगल ही हैं, लेकिन क्या होता है, रेक्टेंगल्स के बिटवीन स्पेस नहीं होता है ना, बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक तरह से हिस्टोग्राम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से, ठीक है। बार ग्राफ में क्या करना होता है समझें आप। इन अ बार ग्राफ, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद द वेरियस हाइट, ठीक है, और द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। बेसिकली हमें क्या बनाने होते हैं? बार्स बनाने होते हैं, मतलब रेक्टेंगल बनाने होते हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो विड्थ फिक्स है, ठीक है, और उनकी जो लेंथ होगी यानी उनकी जो हाइट होगी ना, वो हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर डेटा, है ना, डेटा की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा सा। देयर आर 90 क्रिएचर्स इन जू एज पर द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है ना। हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो जो वहाँ पे हमारे पास में क्रिएचर्स अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा बाय बार चार्ट, है ना। हमें बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज़, कुछ छोटी छोटी बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? आप क्या करिए, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बेसिकली, ठीक है जी। तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेंगे, फिर वाई एक्सिस बनाएंगे, क्लियर। तो पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, फिर वाई एक्सिस बनाएंगे, क्लियर। ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, ग्राफ तो बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में करना क्या है? ग्राफ में सबसे पहले स्केल नोट करना है बच्चे। स्केल क्या होता है? बेसिकली स्केल पर एक्स एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, इसको हमें लिखना होता है। अभी एक्स एक्सिस पे हम जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी जो ऊपर गिवन है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, जो नीचे गिवन है फ्रीक्वेंसी वो वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो भी डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है वो है 20 14 18 22 16, ये सब है, ठीक है। क्या लगता है? ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं ना, और ये 2 की टेबल में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है ना। तो क्या करते हैं, ऑन वाई एक्सिस क्या करेंगे हम? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, है ना, एनिमल्स कर देंगे, ठीक है। 2 क्रिएचर्स कर देंगे, यानी हर एक 1 सेंटीमीटर जो होगा ना वो 2 क्रिएचर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है जी, और 24, है ना, यहाँ तक लिख दिया आपने, ठीक है जी। और आपको क्या लगता है एक्स एक्सिस पे ये सब जो भी नेम्स आपके लिखे हुए हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, क्लियर। अब क्या करना है? सबसे पहले बीस्ट एनिमल्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे? इस बार चार्ट में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें बनाना तो रेक्टेंगल है, ये तो आपको भी पता है ना। तो मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का कलर भी थोड़ा सा, है ना, अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक है। जो भी बीस्ट एनिमल वाला जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। तो मैंने हाइट 20 से शुरू किया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। क्या ड्रॉ कर दिया बच्चे? एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और इसके अंदर हम लिख देंगे बीस्ट एनिमल, राइट। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया बीस्ट एनिमल, ठीक है जी। होप सो कहानी समझ में आ रही होगी आपको ना। बीस्ट एनिमल रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है? अदर लैंड एनिमल्स कितने हैं? 14 है। अदर लैंड एनिमल्स हैं 14, तो हाइट रखनी है 14। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बट आप ये याद रखें, है ना, स्कूल में पेंसिल से ही बनाएं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें चाहे आप शेड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलरफुल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है।
ये है अदर लैंड एनिमल्स, जिसकी हाइट कितनी है 14 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अदर, ठीक है जी, लैंड एनिमल, ठीक है जी। होप सो ये कहानी आपको यहाँ तक की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, बर्ड्स कितने हैं, 18 हैं, बर्ड्स हैं 18, तो 18 हाइट लेनी है। और यहाँ पे आपने क्या किया, बट इसका कलर हमने चेंज नहीं किया, कलर चेंज करते हैं पहले, ठीक है जी। कलर हम ले लेते हैं इस बार रेड ले लें, क्या कहते हो ना, रेड, ठीक है जी। तो रेड कलर हमने यहाँ पे चूज़ किया है। और विड्थ हमेशा फिक्स रहेगी भैया ना, विड्थ ना ग्राफ के हिसाब से 1 कॉलम है ना। हाइट ले ली हमने 18, और इसमें क्या लिखना है हमें, बर्ड्स, BIRDS, ठीक है जी। बर्ड्स हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। उसके बाद में क्या करना है, वाटर एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना है, और हाइट कितनी लेनी है उसकी 22, तो वाटर एनिमल्स 22 हाइट, ठीक है जी। तो 22 हाइट ले लेंगे, कलर चेंज नहीं किया हमने। कलर फिर से लेते हैं, कौन सा, इस बार ये वाला कलर लेते हैं, 22 हाइट लेनी है, तो 22 हाइट हमने ले ली है, और हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे, ये है वाटर एनिमल्स, ठीक है जी, ओके, वाटर एनिमल्स, ठीक है जी। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स कितने हैं 16, ठीक है जी। तो 16 जो भी हाइट है वहाँ पर से शुरू करेंगे, बट फिर से हमने कलर चेंज नहीं किया है, कलर हम चेंज करके कर लेते हैं इस बार, वाइट है ना, वाइट को यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। हाइट रखनी है 16, तो 16 हाइट पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। इस हिसाब से अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट बार ग्राफ, है ना, रेप्टाइल्स, ठीक है जी, ठीक है। हो सकता है आपको इसमें, है ना, स्केल की अगर दिक्कत है, एक्स एक्सिस पे आप ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक्स एक्सिस को आपने बेसिकली क्या क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है, क्रिएचर्स, क्या, क्रिएचर्स, ठीक है जी, ओके, ठीक है। और वाई एक्सिस को आपने यूज़ किया है क्या शो करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने बना लिया ये बार ग्राफ। होप सो आपको ये बार ग्राफ बनाने की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बार ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है ना। बार ग्राफ बनाया आपको दे दे और उस पर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इन अ सर्वे of 85 families of a colony, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the following bar graph, ठीक है। जो भी डेटा रिकॉर्डेड हुआ उसको इस बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 मेंबर्स इस वाली फैमिली में है, यहाँ से सेलेक्ट किया और लाइन को ले गए यहाँ तक। अब आपको दिख जाएगा, अरे ये तो 40 मेंबर्स को इंडिकेट कर रहा है ना। तो बेसिकली फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40, है ना। कितने ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, तो 40 फैमिलीज आते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल लिव अलोन, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं ना। अकेले रहते हैं मतलब फैमिली में एक ही पर्सन, एक ही मेंबर हो ना, तो वो अकेला ही रहता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर, 5 मेंबर, ये तो गिवन है, लेकिन 1 मेंबर वाली फैमिली कितनी है ये हमें पता ही नहीं है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो कितनी है, 0 है। तो हाउ मेनी पीपल लिव अलोन, 0, है ना। कोई भी अकेला नहीं रहता है ना, सारे लोग है ना कपल हैं, है ना, मतलब शादीशुदा लोग हैं ना, अकेला कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब बड़ी अच्छी कॉलोनी है ना। चलो, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, है ना। ऐसी कौन सी फैमिली है जो मोस्ट कॉमन है ना, मतलब जो जिसमें ना, मतलब ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स है ना वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो देखो 3 मेंबर्स वाली जो फैमिलीज है ना वो बहुत ज़्यादा है ना। 3 मेंबर्स वाली फैमिली क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रैंडमली उस कॉलोनी में विजिट करने जाओगे ना, मतलब चले जाओगे कॉलोनी के अंदर, देखोगे इस घर में कितने लोग, इस घर में कितने लोग, इस घर में कितने, इस घर में कितने, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर घर ऐसे होंगे जिनमें 3 मेंबर होंगे। तो मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ फैमिली है वो 3 मेंबर वाली फैमिली है। कौन सी है, 3 मेंबर्स वाली फैमिली है। और उस
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ईच फैमिली ऑफ दिस काइंड, है ना। तो हर एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो है वो, उसमें टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 40 फैमिली ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। चलिए, होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है हिस्टोग्राम। क्या नाम है? हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? बेसिकली हिस्टोग्राम जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। और वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं होगा तो उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेके आना होगा आपको, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल्स, ठीक है। जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे वो रेक्टेंगल्स को की विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे और बेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइट को रिप्रेजेंट करेगी रेक्टेंगल के, ठीक है। देयर बीइंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, कोई भी 2 सक्सेसिव रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ में होता था ऐसा। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज, स्टेप्स हैं कुछ। कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ इट इज इन द इंक्लूसिव फॉर्म। अगर इंक्लूसिव फॉर्म में है तो एक्सक्लूसिव में चेंज कर लो, एक्सक्लूसिव में है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। सेकेंड पॉइंट पे बात करें, टेकिंग सुटेबल स्केल मार्क द क्लास इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। सुटेबल स्केल लो एक्स एक्सिस पे, जो भी आपके क्लास इंटरवल्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे बात करें, टेकिंग सुटेबल स्केल मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, है ना। जो भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एक स्केल ले लो और वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दो, क्लियर। उसके बाद में कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल्स विद द क्लास इंटरवल एज द बेसिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज द हाइट्स, है ना। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, बन गया आपका अब क्या? हिस्टोग्राम। चलिए बना के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड अगर बात करें ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद क्या करना है? हमारे पास जो भी डेटा गिवन है ना, वो कौन सी फॉर्म में है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही है। 150 टू 153, देन 153 टू 156, 156 टू 159 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है बच्चे? कौन सी फॉर्म में है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही है, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद की बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे स्केल नोट करेंगे हम। स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये आपको भी पता है। तो ऑन एक्स एक्सिस क्या और ऑन वाई एक्सिस क्या, ये दोनों लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? जो ऊपर लिखा है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, जो नीचे लिखा है वो वाई एक्सिस पे आएगा ना। फ्रीक्वेंसी बेसिकली वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट की जाती है। अगर बात करें एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो 150 टू 153, 153 टू 156 एंड सो ऑन आएगा, क्लियर। क्या लगता है कितने कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो क्या लिखें यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट। अब आप बोलोगे सर, अगर आपको ये लगता है कि ये ओरिजिन है तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आना चाहिए लिखने में, है ना। फिर 6 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए एंड सो ऑन आना चाहिए। तो सर 150 टू 153 जब भी आएगा, ये तो बहुत देर बाद में आएगा सर। आपका बोर्ड नहीं, मतलब आप कितना पेज को इधर शिफ्ट करते जाओगे, बहुत देर बाद आएगा। तो मैंने कहा कि वो जो सारी डिस्टेंस है ना 0 से लेके 150 तक, उसको पूरे को मुझे क्या कर देना है? श्रिंक कर देना है। क्या कर देना है? श्रिंक कर देना है। तो मैंने पूरी डिस्टेंसेस को श्रिंक कर दिया, और जैसे ही मैंने श्रिंक किया तो श्रिंक करने के बाद यहाँ पे मैंने किन साइन लगा दिया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? डायरेक्टली 150 आ गया। उसके बाद में 153 आ गया, फिर 156 आ गया, फिर 159 आ गया, उसके बाद में 162, देन 165, देन 168, ठीक है जी, एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा डेटा तो यहीं तक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 14, 10, 6, 5, है ना। तो क्या करें? फ्रीक्वेंसी कितनी ले लें? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना ले लें? 1 यूनिट ले कि 2 यूनिट ले, है ना। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ग्राफ कितना बड़ा है, ठीक है। मैंने 2 यूनिट लिया है, ठीक है जी। और 2 यूनिट लेने के पीछे पर्पज सिर्फ इतना ही है कि मैं ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है 150 टू 153 वाली रेंज में, ठीक है। तो सबसे पहला रेक्टेंगल जो मुझे बनाना है, कलर उसका डिसाइड कर लेते हैं हम। सबसे पहले ग्रीन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। 150 टू 153 और हाइट लेके जानी है 7, तो मैंने यहाँ से शुरू कर 7 से शुरू करना है। 7 मतलब बेसिकली दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा 7। क्लियर। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल। क्लियर। ओके 7 हाइट का। क्लियर। ओके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल बनेगा बच्चे, नेक्स्ट वाला रेक्टेंगल जो है वो 8 हाइट का बनेगा। तो 8 हाइट का मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। ठीक है, ये नेक्स्ट रेक्टेंगल हो गया। फिर उसके बाद में फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड वाला रेक्टेंगल जो है उसकी हाइट कितनी है, 14 है। तो थर्ड वाले रेक्टेंगल की हाइट 14, तो 14 हाइट से शुरू करें, ठीक है जी। 14 हाइट से शुरू करें, 14 हाइट से शुरू करके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके उसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला है, उसकी हाइट है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट वाले का कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वाइट कलर ले लेते हैं। 10 यूनिट पे यहाँ से शुरू होगा, तो ये 10 यूनिट वाला रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। उसके बाद में है 6 यूनिट, 162 टू 165 में 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट हाइट वाला रेक्टेंगल है, कलर ले लेते हैं येलो। 6 यूनिट हाइट हमने यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ तक कर दिया। क्लियर। होप सो आपको ये कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। क्लियर। ठीक है। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले रेक्टेंगल की, वो ब्लू कलर से बना देते हैं हम। 165 टू 168 उसकी हाइट कितनी है, 5। तो 6 और 4 के बीच में, ठीक है जी, 6 और 4 के बीच में हमने यहाँ पे ये बना दिया 5 हाइट वाला रेक्टेंगल। क्लियर। होप सो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमने बना दिया है हिस्टोग्राम गिवन डेटा का। अब ध्यान से समझें, हिस्टोग्राम बनने के बाद, ठीक है, अगर हम किसी भी हिस्टोग्राम में जो ये रेक्टेंगल्स होते हैं ना, रेक्टेंगल्स का जो टॉप वाला जो लेयर होता है उसका मिड पॉइंट जो होता है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, ठीक है जी। और इससे पहले जो रेक्टेंगल होगा उसका मिड पॉइंट ये होगा। क्लियर। और उसके बाद जो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि वो है ही नहीं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मान लो वो रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो उसका मिड पॉइंट ये होगा। क्लियर। अगर इन सारे मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है जी, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद में उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बोला नहीं था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, तो हम नहीं बना रहे, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पे। अब ये क्वेश्चन, अगली बात क्या है हमारे पास, हिस्टोग्राम when frequency distribution is in inclusive form, उसका मेथड क्या होगा, ध्यान से समझें। when the frequency distribution is in inclusive form, then first we convert it into the exclusive form frequency distribution and then draw its histogram, ठीक है। अगर inclusive form में given होगा तो उसको exclusive form में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एज ग्रुप गिवन है हमें, ठीक है जी, एज ग्रुप गिवन है, ठीक है जी। आपके पास एज ग्रुप है, एज ग्रुप है 10 टू 17 का, फिर 18 टू 25 का, फिर 26 टू 33 एंड सो ऑन। ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये इंक्लूसिव फॉर्म है। एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करोगे, देखो दोनों के बीच में गैप कितना है, 17 और 18 के बिटवीन गैप है 1 यूनिट का। कितने का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। तो 1 यूनिट का जब भी गैप होता है तो क्या करते हैं, 1 यूनिट का हाफ, है ना, हाफ इसमें से लेस करके इसमें ऐड कर दो। क्लियर। मतलब नहीं समझे आप, किसी भी क्लास इंटरवल में आप देखोगे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस में गैप कितने का है, 1 का गैप है। तो 1 का गैप अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसका हाफ, है ना, लोअर लिमिट में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। क्लियर। और ऐसा सारी क्लासेस के लिए करो, ठीक है। ऐसा सारी क्लासेस के लिए अगर करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 1 का हाफ यानी 0.5 लेस करेंगे, 10 में से 0.5 लेस किया तो बचेगा 9.5, ठीक है जी। और उसे 17 में ऐड कर दिया तो हो जाएगा 17.5। क्लियर। ये कहानी तो समझ में आ गई है ना। तो सर क्या ऐसा 18 टू 25 में भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो 18 में से 0.5 लेस करोगे कितना होगा, 17.5, और 25 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25.5। क्लियर।
फिर 26 टू 33 में भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल 26 में से 0.5 लेस करेंगे, कितना बचेगा 25.5 टू 33.5, क्लियर एंड सो ऑन। फिर तो सर हमें मज़ा आने लग गया है ना, अगला वाला हो जाएगा 33.5, ठीक है जी, अगला वाला हो जाएगा 33.5 टू 41.5, क्लियर। अच्छा जी, फिर उसके अगला वाला हो जाएगा 41.5 टू 49.5, क्लियर, और उसके अगले वाला 49.5 टू कितना हो जाएगा 57, क्लियर, ओके 57.5, ओके ओके ओके। और उसके लास्ट वाला ना टोटल है, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज का टोटल है ना, उसे भी कोई क्लास मत मान लेना, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसको एज इट इज लिख दीजिए आप, क्या है 30 80 40, ठीक है जी, 80 60 एंड देन 40, ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोग ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके ग्राफ जो भी आप लोग ग्राफ अपलोड करोगे मैं ज़रूर देखूंगा, ठीक है। आप लोग इसका ग्राफ आराम से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल्स आर ऑफ यूनिक अनइक्वल साइज, ठीक है। बेसिकली अगर क्लास इंटरवल सेम साइज के ना हो तो, है ना, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना, 10 का गैप चल रहा है, फिर 30 से डायरेक्ट 60, 30 to 60, है ना, ऐसा गैप आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा केस हो तो इन दिस केस फॉर ईच क्लास इंटरवल, है ना, वी कैन कैलकुलेट द एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ना। उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को उस क्लास की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लास की विड्थ के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सारी फ्रिक्वेंसीज में चेक करो कि सारे इंटरवल में चेक करो कि मिनिमम क्लास साइज कौन सी है, उसे रखो ऊपर, और जिस क्लास की आपको बात करनी है उसकी क्लास साइज को रखो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो फ्रिक्वेंसी से, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी होगी, वहां से आप वापस हिस्टोग्राम बना सकते हो, क्लियर। कैसे, देखो ये क्वेश्चन, फॉलोइंग is the frequency distribution of the total marks obtained by the students of all sections of a class in an examination. Draw a histogram for the above given distribution, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं डेटा को, है ना। डेटा क्या कहता है, मार्क्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी, मार्क्स है 100 to 150, क्लियर, फिर 150 to 200, ठीक है जी, फिर है 200 to 300, ठीक है जी, 300 to 500, ओके, बहुत खुशी की बात है, और 500 से डायरेक्ट 800, अच्छे खासे जंप लिए हैं इसने डेटा ने, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही शानदार गिवन है, 60 100 100 80 180, क्लियर। ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्लियर। और करना क्या है, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी अगर हर एक क्लास के लिए मैं क्लास साइज पूछूं कि क्लास साइज क्या है, ठीक है, क्लास साइज क्या है बताइए। तो सबसे फर्स्ट क्लास में गैप है 50 का, सेकंड में भी गैप है 50 का, थर्ड में गैप है 100 का, फोर्थ में गैप है 200 का, और फिफ्थ में गैप है 300 का, क्लियर। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, है ना, मिनिमम क्लास गैप, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या करें, सबसे पहले देखो मिनिमम क्लास साइज कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम तो 50 ही है, ठीक है, मिनिमम क्या है 50 ही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसके अलॉन्ग हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया मैंने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखी 50, अपॉन में इस क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और इनटू में क्या कर दोगे फ्रीक्वेंसी 60, तो 50 से 50 कैंसिल, क्या आएगा 60 ही आ जाएगी। इस क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 60 ही रहेगी। अगर सेकंड क्लास की बात करता हूँ तो वही 50 अपॉन 50 इंटू 60 करूँगा, इंटू 100 करूँगा, सॉरी, तो कितना रह जाएगा 100 ही फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। लेकिन अगर थर्ड वाली क्लास की बात करूँ उसमें क्लास गैप बढ़ गया, उसमें क्लास गैप क्या हो जाएगा, बढ़ गया, ठीक है। तो मिनिमम क्लास गैप 50 था, अपॉन में इस क्लास का क्लास गैप कितना है 100 है, इनटू में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है, तो 100 से 100 होगा कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 50। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो 100 थी वो एडजस्ट होकर अब कितनी हो गई है 50 हो गई है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट वाली क्लास की, तो उसमें क्लास साइज कितना है 200 है, तो मिनिमम क्लास साइज 50 अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास कितना है 200, इनटू में कितना करेंगे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है
180, 50 से 200 को 4 टाइम्स, 4 से 80 को 20 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। क्लियर। अगर बात करें नेक्स्ट वाली क्लास की, तो इसके लिए मिनिमम क्लास साइज 50 अपॉन में इसका क्लास साइज है 300 इनटू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 180। क्लियर। 50 से 300 को 6 टाइम्स कैंसिल किया, 6 से 180 को कैंसिल किया 30 टाइम्स, तो बेसिकली 30 आ गया मेरे पास में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या आ गया? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ कर देना है, बस काम खत्म। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ग्राफ के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है जी, वाई एक्सिस। ओके, और बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है जी, स्केल क्या लिखना होगा? वही 100 टू 800 तक की कहानी लिखनी है हमें। ठीक है जी, तो 50-50 का गैप ले लेते हैं ना। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, 50 क्या है? मार्क्स। ठीक है जी, और ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी, अगर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को देखो तो सब 100 से कम कम है, लेकिन सब 10 के मल्टीपल हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, 10 स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है जी, ओके। तो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया सबसे पहले 10, 20, 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। ठीक है जी, 90 और फिर 100। क्लियर। ओके, और क्या करना है? एक्स एक्सिस पे पहले किंग साइन लगा दें, क्योंकि डायरेक्ट 100 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500। ठीक है जी, फिर 550, फिर 600, 650। ठीक है जी, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर 700, 750, फिर 800। ठीक है जी, दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर। और करना क्या है? अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ज़्यादा बड़ा काम अब बचा नहीं है। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करो। ठीक है जी, कलर सेलेक्ट करो। सबसे पहले 100 से 150 में कितनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है? 60 है। तो 100 टू 150 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 60 हाइट का हम क्या ड्रॉ कर देंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। ठीक है जी, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, वो आप सोचेंगे सर ये तो थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं अभी। ये हो गया शिफ्ट हमारा रेक्टेंगल। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल की। नेक्स्ट रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होगा? 150 टू 200 ड्रॉ होगा, 100 हाइट होगी। ठीक है जी, तो 100 हाइट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो 150 टू 200 का। ठीक है जी, ओके। इसको भी शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही जगह। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 200 से 300 है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है ना। 200 से 300, तो 200 से शुरू होकर 300 तक जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है? 50 रखनी है। तो 50 फ्रीक्वेंसी पे हमें कलर चेंज करना था, तो 50 फ्रीक्वेंसी पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ओके। उसके बाद में 300 से 500 तक 20 हाइट रहेगी। 300 से 500 तक, 300 से 500 तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और हाइट रहेगी 20। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गया 300 टू 500। ठीक है, और 500 टू 800 30 रहेगा ना। 500 टू 800, ओके। 500 से शुरू होके 800 तक 30 रहेगा। ठीक है, 800 तक ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ओके जी, तो ये ड्रॉ हो गया हमारा क्या? ठीक है, हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। होप सो आपको हिस्टोग्राम बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कैसे बनाते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सबको, तो एक बार और देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? ध्यान से समझें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बी द क्लास मार्क्स
और आई कैन से मिड पॉइंट्स, है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मिड पॉइंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसके मिड पॉइंट है, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, क्लास इंटरवल के, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो 0 और 10 का मिड पॉइंट कौन हुआ, 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट कौन हुआ, 15, है ना, 20 to 30 का मिड पॉइंट कौन हुआ, 25 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें f1 f2 f3 fn, ये क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, उनको फ्रीक्वेंसी के साथ रखेंगे, x1 f1 ये पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 f2 सेकंड पॉइंट हो जाएगा, x3 f3 थर्ड पॉइंट हो जाएगा एंड सो ऑन, xn fn ये क्या हो जाएगा, nth पॉइंट हो जाएगा। इन सबको हम अगर ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफ पेपर पे क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें और इनको ज्वाइन कर दें लाइन सेगमेंट से। किससे ज्वाइन कर दें, लाइन सेगमेंट से ना, कंटिन्यूसली इनको ज्वाइन करते जाएं, तो वी कंप्लीट द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीगन बाय टेकिंग 2 more क्लासेस, क्लास इमेजिन्ड क्लास, बेसिकली ये क्या होती हैं, इमेजिन्ड क्लास होती हैं, ठीक है। और 1 एट द बिगिनिंग, उस एक क्लास को बिगिनिंग में लेंगे और एक क्लास को एंड में लेंगे, जैसे मैंने अभी हिस्टोग्राम में बताया था, ठीक है। हिस्टोग्राम जब बनाया था उसके बाद में उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के बताया था कि अगर हर एक क्लास के, है ना, हर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाएं, है ना, ज्वाइन कर देंगे और एक पहले वाले रेक्टेंगल को और एक आखिरी वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दें जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 0 है, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। तो वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलीगन होता है ना, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सॉरी, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात, एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द स्पीड ऑफ कार पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द हाईवे, ठीक है। एक हाईवे पे किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट से ना, किसी एक पर्टिकुलर क्या है, कोई एक स्पॉट है, वहां से डिफरेंट स्पीड पे निकलने वाली कार्स हैं ना, 30 to 40 की स्पीड से कौन सी कार निकली, कितनी कार निकली, 3, 40 to 50 की स्पीड से 6 कार्स निकली, 50 to 60 की स्पीड से 25 कार्स निकले, है ना, 60 to 70 पे 65 कार्स निकले, है ना, और 70 to 80 पे 50, 80 to 90 पे 28 एंड 90 to 100 पे 14, क्लियर। तो ये नंबर ऑफ कार्स हमारी पास हुई हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ हाईवे से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है ना, क्या बनाना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ना, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ही लिख दूँ, मिड पॉइंट हम लिख लेते हैं, चलो बात करते हैं मिड पॉइंट की। तो बेसिकली मिड पॉइंट अगर हम यहाँ पे नोट करें, ठीक है जी, और यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट देखें, 30 to 40 का मिड पॉइंट आएगा 35, ठीक है जी, 30 to 40 का मिड पॉइंट कौन आएगा, 35। अब आप लोग सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि मिड पॉइंट 35 आएगा, तो एक काम करो, दोनों को ऐड करो, 30 + 40, 30 + 40, अब लोअर क्लास प्लस अपर क्लास दोनों को ऐड करो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो, 30 + 40 कितना हुआ, 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास क्या पता चल गया, हमें मिड पॉइंट निकालने का तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है जी। इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट अगर आपने कैलकुलेट किया, सबसे फर्स्ट क्लास का तो वो आएगा 35, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 35,3, क्लियर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाली क्लास के लिए, तो उसका 45 होगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 45,6, है ना। अगर इस क्लास की बात करूँ तो इस क्लास के लिए 50 to 60 का मिड पॉइंट हो जाएगा 55, फ्रीक्वेंसी उसकी है 25, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 55,25। होप सो ये कहानी यहाँ तक की समझ में आपको आ रही होगी। चलिए 60 to 70 का मिड पॉइंट कौन होगा, 65, ठीक है जी। और वहाँ से कार भी जो निकली है उस पर्टिकुलर स्पॉट से, उसकी फ्रीक्वेंसी 65 ही है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 65,65, ठीक है जी। ओके 70 to 80 का मिड पॉइंट हो जाएगा 75, और वहाँ से उस पर्टिकुलर स्पॉट से कितनी कार निकली है उस स्पीड पे, 50, ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 75 to 50, 80 to 90 का मिड पॉइंट हो जाएगा 85, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी है 28, तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 85, 28, ठीक है जी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूँ 90 to 100,
तो उसका मिड पॉइंट होगा 95, ठीक है जी, और फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 14, तो ये हो जाएगा 95,14, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, बहुत ही आसान, ठीक है जी। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है जी। स्केल क्या नोट करें, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। स्केल क्या नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोचें कि हमारे पास जो मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं, ये कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म है ना। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, और सबसे बड़ा मल्टीपल है 95। कौन है सबसे बड़ा मल्टीपल, 95 है ना। अगर हम 1 की या 2 की या 4 की टेबल लिखेंगे ना, तो ये कवर होने वाले नहीं है, हमें 10 की टेबल लिखनी होगी, दोनों एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। तो हमने लिखा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है जी। ओके 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 ओके। एंड ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वही सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, है ना, ठीक है जी। बट मैं क्या करूँगा, थोड़ा श्रिंक करके लिखूंगा एक्स एक्सिस पे। थोड़ा श्रिंक क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका भी रीज़न है। श्रिंक करने का रीज़न है बच्चे, श्रिंक करने का रीज़न क्या है, श्रिंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि श्रिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें 5 to 35, 45, 55, 65, 75 ये सब चाहिए, तो हमें श्रिंक करके लाना होगा इधर, है ना। तो क्या किया हमने, बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा 35, देन 45, देन 55, देन 65, देन 75, देन 85, देन 95 एंड देन 105 एंड सो ऑन, क्लियर। और यहाँ पे जो भी होगा वो आपकी मर्ज़ी की बात है। और यहाँ पे हमें 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्लियर। 10 की टेबल यहाँ पे लिख ली मैंने, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है पॉइंट्स को प्लॉट करना, ठीक है जी। तो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम आज, ठीक है, समझे आप। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ए, उसकी कोऑर्डिनेट है 35,3। तो एक्स एक्सिस पे 35 और वाई एक्सिस पे 3 है ना। 3 बहुत नीचे होगा, मतलब कुछ ऐसा, है ना, बिल्कुल नीचे से एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट है 35,3, ठीक है जी, ओके। और बात करें बी पॉइंट की, तो वो है 45 पे 6, 45 पे 6 थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है जी, 45,6, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट सी की, वो है 55 पे 25, है ना। 55 पे कितना, 25 है ना। 25 बेसिकली 20 और 30 के बीच में होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है जी। ये पॉइंट हो जाएगा सी, है ना, ये हो जाएगा 25 पे 35, क्लियर, ओके। नहीं 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 35, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलती कर रहे हैं हम। ये है 55 पे, एक काम करते हैं हम, पहले पॉइंट्स को ही प्लॉट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम, 45 पे 6, तो 45 पे 6 कुछ यहाँ पे आएगा बी पॉइंट, ठीक है जी। फिर सी पॉइंट हो जाएगा 55 पे 25, तो 55 पे 25 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है जी, बिल्कुल 30 और 20 के बीच में सी पॉइंट, ठीक है जी। डी पॉइंट होगा 65 पे 65, तो 65 पे 65 ना, 65 पे 65 कुछ यहाँ पे होगा, क्लियर, डी पॉइंट। उसके बाद ई पॉइंट होगा 75 पे 50, 75 पे 50 कुछ यहाँ पे, ठीक है जी, ई पॉइंट। और उसके बाद की बात करें, एफ पॉइंट होगा 85 पे 28, तो 85 पे 28 यानी कुछ 25 से ऊपर, ठीक है जी। तो सी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी, 85 पे 25 एफ पॉइंट। एंड देन उसके बाद में जी पॉइंट 95 पे 14, तो जी पॉइंट हो जाएगा 95 पे 14, 10 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी, जी पॉइंट। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 2 इमेजिनरी पॉइंट्स भी लेने हैं, ठीक है जी। तो ए से पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इमेजिनरी, और जी के बाद में इस क्लास के बीच में एक पॉइंट ले लिया इमेजिनरी, क्लियर, ठीक है। या फिर ये समझ लो आप कि 35 से पहले कहीं ना कहीं, है ना, 25 पे फ्रिक्वेंसी 0 है, और
अगर मैं बात करूँ जी पॉइंट की यानी 95 के बाद में 105, तो 105 पे 105 की स्पीड पे यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ स्पॉट की गई, वो है 0 था ना, तो वो पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। क्लियर। अभी इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट। तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है जी, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, इन दोनों को ज्वाइन, ठीक है जी, इनको ज्वाइन, फिर इनको ज्वाइन, ठीक है जी। तो ये जो कुछ भी बना है बेसिकली दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। ये पॉलीगन की शेप में है क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड्स हैं और एक्स एक्सिस भी इसकी एक पूरी एक साइड है। क्लियर। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ गिवन डेटा। होप सो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। है तो ये भी डिलीटेड पोर्शन ही बेटा, है ना। क्या है? ये डिलीटेड पोर्शन ही है, लेकिन हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, है ना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? बेसिकली द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, है ना। किसी भी एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद है ना। सबको जोड़ो, अपॉन में कितने लोगों को जोड़ा उसका डिवाइड, है ना। तो ये निकल जाता है मीन। क्या निकल जाता है? मीन। मीन निकालने का एक और तरीका हो सकता है, अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn है, तो उनका मीन निकालने का तरीका होता है सबको ऐड करो और अपॉन में n का डिवाइड, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन में n, ठीक है। अच्छा, इस पूरे एडिशन को x1 x2 x3 से लेके xn तक के सारे एडिशन को शॉर्ट में बोला जाता है सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi, है ना। क्या बोला है? क्या बोला जाता है? सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi, है ना, या फिर सिग्मा xi शॉर्ट में, ना, ऐसा बोला जाता है। क्लियर। ये चीज़ इक्वल टू ये चीज़। क्लियर। ये हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। बेसिकली अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज होता है। अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले 8 प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर तो सर क्या होता है? 2 होता है, उसके बाद में 3 होता है, उसके बाद में 5 होता है, उसके बाद में 7 होता है, उसके बाद में 11 होता है। क्लियर। ओके, 11 के बाद में कौन होता है? 11 के बाद में 13 होता है, फिर 17 होता है। अच्छा, कितने हुए? 4 और 3 7, और फिर 19 होता है ना। ये फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स हो गए, इनका एवरेज चाहिए ना, इन सबका मीन चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता था? सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, सबको ऐड करो, ठीक है जी, और डिवाइड किसका कर दो? सब में 8 का डिवाइड, सब में किसका? 8 का, क्योंकि कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हो आप? 8 नंबर्स को। क्लियर। तो इसके बाद इन दोनों को ऐड किया, 30 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया, 20 हो गया। 30 एंड 20 50 हो गया। 50 और 20 इन दोनों को ऐड करेंगे, 20। 50 और 20 कितना होगा? 50 और 20 हो जाएगा 70, है ना। ये सारे नंबर ऐड हो गए 70, और ये दोनों को एडिशन किया 77 हो गया, और अपॉन में आ गया 8। 8 9 72, बचेंगे 5, ठीक है जी। 8 6 48, है ना। 8 6 48, बचेंगे 2। 8 2 16, 8 5 40, है ना। 9.625 ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का मीन हो जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मेथड, है ना, ठीक है। बेसिकली अगर ये तो अनग्रुप्ड बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से गिवन है, मतलब अनग्रुप्ड डेटा को ही हमने फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। यानी पर्टिकुलरली जो डेटा था मेरे पास कि x1 जो था उसकी फ्रीक्वेंसी है f1, ठीक है जी। x2 की फ्रीक्वेंसी है f2, x3 की फ्रीक्वेंसी है f3, ठीक है जी, एंड सो ऑन। xn की फ्रीक्वेंसी है fn। क्लियर। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे मीन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पहले तो x1 कितने बार आया? f1 बार आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो उसको बोला जाएगा f1 x1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या बोला जाएगा? f2 x2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, f3 x3 एंड सो ऑन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, fn xn। इन सबको ऐड कर लोगे तो बेसिकली हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होंगे? जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन टिल fn, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अगर हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपके पास एक्स आई है, एफ आई है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है तो पहले एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। कर लें मल्टीप्लाई? बिल्कुल कर लेते हैं ना, ठीक है जी। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा?
16 बेसिकली 2 पावर 6 है और ये 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 10 हो जाएगा, यानी 1024 हो जाएगा। क्लियर? ओके। और 68 को 40 से करेंगे, 68 का डबल होता है 136 और 136 का डबल होता है 272, तो 2720 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ओके। एंड 72 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो एज इट इज 216 हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, है ना, 2160, है ना। और 76 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 टाइम्स 6 54 5, ठीक है, एंड 9 टाइम्स 7 63, 63 एंड 5 68, है ना, तो बेसिकली 684 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, एफ आई एक्स आई, है ना। अब हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है इन सबको ऐड करना है, इन सब का टोटल बताओ भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, टोटल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, 4 + 0 4 0 0 4, तो हो जाएगा 4 + 4 8 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। एंड फिर 10 से डिजिट ऐड करेंगे, 8 एंड 6 14, 14 एंड 2 16, 16 एंड 2 18 एंड 0, तो 18, 18 के 8 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 एंड 6 7, 7 एंड 1 8, 8 एंड 7 15, 15 एंड 3 18, 18 8 कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है, तो 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5 एंड 1 6, तो 6888 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब बात करते हैं सिग्मा एफ आई कितना आएगा, तो फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है, तो 5 एंड 16 21 एंड 40 कितना हो जाएगा, 21 एंड 40 हो जाएगा ये हमारे पास 61 61 और 9 ये हो जाएगा 70 एंड 30 ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई 100। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई के प्लेस पे आ गया 100। 100 का मतलब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 68.88। ठीक है जी, तो ये निकल के आ गया हमारे पास, मीन आ गया किसका, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, है ना। अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना ही है तो पहले ये समझें कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, अगर हम डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करने के बाद ना, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे अरेंज किया है, उनको मैग्नीट्यूड के हिसाब से ना, उनका जो भी मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से हमने उसे कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उसके बाद क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, मीडियन ऑफ द डेटा बोला जाएगा। जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसे क्या बोला जाएगा, मीडियन बोला जाएगा। क्लियर? तो मेथड क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का, ये समझें आप। सबसे पहले अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ना किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, अरेंज करने के बाद क्या करें, अरेंज करने के बाद में सोचो, जैसे मान लो 2 ही सिचुएशन होंगी, या तो आपके पास जो डेटा लिखा हुआ होगा वो कितना होगा, ऑड होगा। क्या होगा, ऑड। जैसे मान लो मेरे पास डेटा लिखा हुआ है 4 5 और 6, मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, क्या है, सॉरी 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, तो इन 3 ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आया दैट इज 3। कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो आप देख के बता सकते हो कि साहब बीच वाला जो होगा ना वो मिडिल मोस्ट है सर, ये जो बीच में लिखा हुआ है ना सर, यही क्या है, मिडिल मोस्ट है, तो यही मीडियन होगा, है ना। तो बेसिकली 4 5 6 अगर 3 नंबर्स हैं तो उनका मीडियन जो होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 बेसिकली मिडिल मोस्ट है। क्लियर? बट अगर बहुत सारे डेटा होंगे तो क्या करेंगे, अगर एन ऑड है, ठीक है, अगर एन क्या है, ऑड है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, n+1/2 कर दोगे। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 डेटा थे 1 2 3, ठीक है, तो आप क्या करो, n+1 यानी 3+1/2 कर दो। 3+1 विच इज 4/2 विच इज 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखना है आपको, कौन सा ऑब्जर्वेशन देखना है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, किधर से भी देख लो आप, स्टार्टिंग से या एंड से, जो सेकंड होगा वही मीडियन होगा, वही मीडियन है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाए, एन हो जाए इवन, क्या हो जाए, एन इवन हो जाए, तो क्या करेंगे, तो आप मिडिल में 2 लोग आएंगे ना। जब इवन नंबर ऑफ आउटकम्स अगर अवेलेबल होंगे, लेट्स से 1 2 3 4 5 ना और 6, ये इवन नंबर ऑफ डेटा है। क्या है, इवन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अगर लास्ट स्टार्टिंग 2 और लास्ट 2 कट कर दूं तो बीच में फिर भी 2 ही रह जाएंगे ना, मिडिल मोस्ट रह जाएंगे ना 2 जने। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करो, जो मिडिल में दोनों आएंगे उन दोनों का एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो, दोनों का एवरेज।
एवरेज कैसे है, दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन को मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो मिडिल मोस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इफ n इज द इवन देन द मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ n बाई 2th एंड n बाई 2 + 1th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम्स इज दिस वन, फाइंड द मीडियन वेट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है, 31, सबसे छोटा 31, उसके बाद में 35, उसके बाद में 36, ठीक है, उसके बाद में 38, उसके बाद में 40, उसके बाद में 40 के बाद 44, उसके बाद में 45, उसके बाद में 45 के बाद में उससे बड़ा कौन है, 52, 55, 52, 55, ठीक है जी, 52, 55 के बाद में और बड़ा कोई है, 60 है, उसके बाद में कोई नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं ऊपर कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 स्टूडेंट का वेट था, देख लेते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। क्लियर। तो ये 10 स्टूडेंट्स का वेट है ना। अब मुझे सोचना है मिडिल मोस्ट कौन से है। तो अगर मैं समझदार हूँ तो मुझे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे के 4 और आगे के 4 अलग अलग कर देता हूँ ना, ये हटा दिए मैंने, तो बीच में मेरे पास 2 लोग बचे हैं, 40 और 44। तो मीडियन जो होगा बेसिकली वो हो जाएगा 40 + 44 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, विच इज़ 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 42 इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। मोड क्या होता है ना, मोड के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज मोड, जो बहुत ज़्यादा बार अपीयर होगा, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही मोड होगा। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। ठीक है, क्या लगता है 14 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 5 और ये 2, 12 ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें 14 4 टाइम्स आया है। कोई और भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 18 3 टाइम्स आया है, उसके अलावा 28 नहीं, बाकी सब तो 4 बार से कम ही आए हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन है, 14 है, तो मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 14, और रीज़न आ जाएगा बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ठीक है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना, ये बहुत ज़्यादा बार आया है। क्लियर। तो होप सो ये मोड हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। होप सो आपको है ना अच्छे से समझ में आया होगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। मेरी तरफ से आपको थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास, बाय टू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट।